रविंद्र सिंह साहब, उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे बच्चे को सिम्टम्स पता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं 3 सवाल आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट से, अगर आप हमें समझा सके। सवाल नंबर 1, ये कई लोगों को पहले जब शुरू में होता था एक व्यक्ति को, उसके बाद री इन्फेक्शन रेयर केसेस में बताया जाता था कि रेयर केसेस में री इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन अब री इन्फेक्शन इज बिकमिंग क्वाइट अ नॉर्मल, बहुत लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, बच्चों में ये होना, और बच्चों में कहां पर जो वैक्सीनेशन है उसके ट्रायल्स भी शुरू हो गए, वो ग्राफिक जरा दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके। बच्चों के टीका के पहुंचने का कब तक हम इंतजार कर सकते हैं? रेमडेसिविर, तीसरा सवाल मेरा, रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज्यादा कई डॉक्टर्स उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभी तक कोई स्टडी ऐसी सीधी नहीं आई है जो कहे आपको कि इट इज अ कंप्लीट क्योर, ये 9 दिन आपका स्टे हॉस्पिटल में तो उसको घटा के 8 दिन कर सकता है, थोड़ा सा इफेक्टिव है। तो रेमडेसिविर की जो भूमिका है वर्सेस ऑक्सीजन, जो क्रूशियल बता रहे हैं डॉक्टर्स, किस पर फोकस रखना चाहिए जो एजेंसीज लड़ाई की तैयारी कर रही हैं? 3 स्पेसिफिक सवाल है सर आपसे। री इन्फेक्शन, बच्चे, रेमडेसिविर। नमस्कार अंजना जी, धन्यवाद। पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मैंने अपने 10-15 साल के करियर में इससे तेजी से फैलता हुआ वायरस कभी नहीं देखा। और वायरस ही नहीं, ये जो लंग्स को जिस तरह से डैमेज करता है और जो हम सफ़ेद धब्बे देखते हैं, इतनी तेजी से हमने किसी भी वायरस के साथ आज तक नहीं देखा न सुना। जो स्पेनिश फ्लू की बात करते हैं वो बहुत पुरानी थी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने कहा कि जो री इन्फेक्शन का जो रेट है, तो बिल्कुल री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी जो कहते हैं कि 80 to 85% लोगों के अंदर एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज कितने समय तक रहेंगी, वो इम्यून सिस्टम जो होस्ट का है वो कब तक उसे संभाले रखेगा, वो अभी हमारे पास का कोई डेटा नहीं है। ये वायरस अभी भी अंडर स्टडी है। इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये कितनी बार और म्यूटेशन कर सकता है। वायरस की प्रवृत्ति होती है कि वो म्यूटेट करेगा और वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमें बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज आपने जो पूछी कि बच्चों के अंदर अभी तक जितने भी डेटा आए हैं, साउथ कोरिया, जापान से हमें सीधा डेटा आते हैं यहाँ पे, और हमारे पास में जो डेटा है वो ये है कि बच्चे अभी भी मोस्टली एसिम्टोमेटिक और जबरदस्त कैरियर बोलते हैं उनको, कि बहुत तेजी से फैलाते हैं वो बच्चे भी जो हैं। बुजुर्गों के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमें पता चला है कि जो ट्रायल्स हैं वो अब फिनिशिंग स्टेज पे हैं, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर हमको ये खबर भी आने को मिल सकती है कि बच्चों के लिए टीकाकरण अब स्टार्ट होएगा। और ये तभी हो सकता है जब जवान लोगों का और बूढ़े लोगों का खत्म हो जाए। तीसरा आपने जो पूछा सवाल रेमडेसिविर के बारे में, वो भी बता दूं कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है। सिंगापुर में इसका यूज किया गया था मार्च 2020 में, जब कुछ केसेस आए थे और उन केसेस में से तकरीबन 8 या 10 आईसीयू के अंदर एडमिट थे, तो उसे एक ट्रायल ड्रग के रूप में यूज किया गया था। और एक एंटीवायरल ड्रग है, इसका स्टडी उस वक्त नहीं हुआ था, इसलिए ट्रायल ड्रग थी। उसके बाद में सिंगापुर ने भी स्टडी पब्लिश करी है, और जापान, कोरिया और ताइवान से हमें बहुत सारे स्टडीज मिली, और खासकर चाइना से भी स्टडी मिली। उन्होंने कहा कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड, यानी अर्ली स्टेज में जो भी कॉम्प्लिकेटेड लंग इन्फेक्शन है, जिसके अंदर की लंग डैमेज बहुत ज्यादा हो गया और वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस केस में रेमडेसिविर मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि जो है डेथ्स हैं उनको कम करेगा। और उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर आया था। और धीरे धीरे ये ट्रायल्स जो हैं और इसके डेटा आए हैं, और उनमें सभी में ये आया गया कि बहुत इंप्रूवमेंट इसके साथ हुआ है। रेमडेसिविर के साथ और भी एंटीवायरल ड्रग्स आई हैं, उनका भी यूज हुआ है, लेकिन अभी तक जो डेटा आया है वो कोई ऐसा मेजर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है किसी भी देश में इतना बड़ा जो क्लियरली बता दे कि रेमडेसिविर इज द ड्रग। तो अभी तक यही यूज किया जा रहा है कि केस बाय केस, अगर कॉम्प्लिकेशन है, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उन केसेस के अंदर मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए रेमडेसिविर को यूज किया जा सकता है। या इनके साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को यूज किया जाता है, कुछ कहीं जगह आईवी स्टीरॉइड यूज किया जाता है, कहीं जगह एजाथ्रोपिन, कई तरह की दवाइयां हैं जो यूज की जाती है। इनफैक्ट आइवरमेक्टिन भी एक दवाई है जो कि पैरासाइट्स में यूज किया है, उसका भी जो है देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं कोविड वायरस को असर करती है। तो ये आपके संक्षेप में ये जो आपने 3 सवाल पूछे उनके जवाब है। मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जो कि आपने मुझे बोला कि सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में, इतना बता दूं कि जब 2003 में जब सार्स आया था सिंगापुर में, तो जो सीडीसी का गठन किया था सिंगापुर गवर्नमेंट, बिकॉज हम तैयार नहीं थे उस वक्त, और उस वक्त बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, कई डॉक्टर्स और नर्सेस की जान गई थी। उससे एक सीख लेके सरकार ने एक कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर बनाया, और उसका हर साल एक ट्रायल रन होता है। 2009 में जब H1N1 आया था तब इसका ट्रायल रन हुआ था। वो सारी की सारी जो सीडीसी का गठन हुआ, सारी गवर्नमेंट एजेंसी से बात करती हैं, लोकल लीडर से छोटे छोटे जोन में
सारे एरियाज को डिवाइड कर दिया जाता है, वहां के लोकल लीडर से गठन हुआ है, ताकि जो सूचना भेजी जाए, जो कंफर्म न्यूज है गवर्नमेंट से, वो सीधी पहुंचाया जाए और नियमों का पालन हो, इन सबका ध्यान रखा जाए। तो ये टास्क फोर्स जो वहां नियमित करीब 2003 में और 2009-2016 जो जीका आया था वहां भी ट्रायल रन किया गया था, और कब अब जाके 2019-20 में इस टास्क फोर्स का कहीं अब उपयोगिता दिख रही है कि 60,000 जो केसेस आए हैं उसमें सिर्फ 30 डेथ हुई हैं, और अब जो केसेस हैं वो 200 से 300 के मात्र रह गए हैं, और उसमें अभी कोई भी आईसीयू में नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात मैं मानता हूँ सिंगापुर के दृष्टिकोण से।